नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधायी कार्य निपटने के साथ ही 7 दिन का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सदन 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था। देर शाम विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने की अधिसूचना भी जारी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सदन टैक्स ने देने वालों के पैसे से चलता है। जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगी। जो काम मेरे पास आया उसे 2 दिन पूरा कर दिया गया। किसी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए सत्र चलाऊं, यह उचित नहीं है। पैसा मुश्किल से कमाया जाता है। होना चाहिए। हम लोग थोड़ा लेट हैं। विधेयक हमारे देखिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। हम लोग थोड़ा लेट हैं। ओरिएंटेशन और कार्यशाला अवश्य होनी चाहिए। लेकिन कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मोबाइल का यूज देखिए, बहुत से लोग उसमें कुछ काम भी करते हैं, जैसे कि अगर किसी स्पीच में कुछ उनको लिखना है तो उस वक्त भी मेरा निवेदन ये रहता है कि आप लॉबी में आकर बैठकर वहां पर काम करें। लेकिन कल जब फोन यूज हुआ और वहां से बातचीत हुई तो सदन की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची। बहुत खुशी है कि आज मेरी अध्यक्षता में जिस बिल के लिए यूज करने हम लोग थोड़ा लेट हैं। हमारे 14 थे, पूर्व स्थापित विधेयक हमारे 6 थे। सदन द्वारा वापस उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और संशोधन विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून की प्रावधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोकसभा और लोक सेवा महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने के बाद प्रदेश में इसे लागू करने की अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी। दो महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं, जिसमें कि धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बना है। महिलाओं को मिलेगा 30% क्षैतिज आरक्षण। तो 2 महत्वपूर्ण कठोर कानून बने हैं। धर्मांतरण को लेकर भी कानून बना, जिसमें और साथ ही साथ महिला के अब जो है आरक्षण की अगर बात की जाए तो 30% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। तो महिला का क्षैतिज आरक्षण की अगर बात की जाए तो 30% क्षैतिज आरक्षण, और साथ ही साथ धर्मांतरण को लेकर भी कठोर कानून बना और महिला को अब 30% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। उधर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक हरीश धामी ने पुनर्वास का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। हरीश धामी का कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे गांव हैं जो जाड़ों में मैदान में आ जाते हैं और साथ ही साथ गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन पीड़ित लोगों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर एक समृद्ध राज्य की परिकल्पना करना निराधार है। सदन चलता है, हम कार्यस्थगन के माध्यम से आपदा का पुनर्वास का मामला हो या जो वहां के तटबंधों का मामला हो
या जो वहाँ की सड़कें हैं, पैदल रास्ते हैं, पुलिया टूट जाती हैं, उनको हम सरकार के सामने रखते हैं। तो आज हमने सरकार के सामने रखा है कि अगर हम जमीनें ढूंढने लगे तो मेरे ख्याल से 70-72 से लोग पुनर्वास की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों को तराई में पुनर्वास भी हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि हमको जमीन अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ढूंढना है और वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ग्राम पंचायत में जाते हैं तो गांव वाले एनओसी नहीं देते। सदन चलता है हम कार्यस्थगन के माध्यम से। उधर हरिद्वार में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही, निगम की आर्थिक हालत खराब हो रही है। हरिद्वार नगर निगम राजस्व वसूली में तो फिसड्डी है ही, इसके साथ ही विज्ञापन होर्डिंग के लिए अनुबंधित कंपनी मिडास नगर निगम को 38 लाख रुपए सालाना का चुना लगा रही है। हरिद्वार मेयर ने प्रतिनिधि अशोक शर्मा ने प्रेस क्लब में पीसी करते हुए अधिकारियों पर लापरवाही और कंपनी से साठगांठ का आरोप लगाया है। साथ ही अशोक शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम ने मिडास इंफ्रा को 89 होर्डिंग्स का टेंडर दिया है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में 129 होर्डिंग्स मौजूद हैं। 40 यूनिपोल होर्डिंग्स का करीब 38 लाख रुपए जो नगर निगम को मिलना चाहिए, उसकी बंदरबांट की जा रही है। मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वैध जो है 89 होर्डिंग है, 89 का ही टेंडर निकाला था। जो टेंडर निकलेगा उतने ही होने चाहिए। और वर्तमान में जो पाए गए जो है 129 पाए गए, 129। तो इसकी समय समय पर हम लोगों ने जो है मेयर साहब ने भी अधिकारियों को कहा कि भाई ये अवैध रूप से जो होर्डिंग लगे हैं वो हटने चाहिए। पिछले वर्ष के भी 3-4 लेटर है, आदेश है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बार बार हम लोगों ने ढुलमुल रवैया देखा तो हमने अपने स्तर से जो है गिनती कराई तो उसमें 129 पाए गए हैं। उधर उधम सिंह नगर में एक आशिक को उस वक्त भारी पड़ गया जिस वक्त अपनी प्रेमिका से मिलने गया, तभी आशिक को पकड़कर परिजनों ने जमकर पीट डाला और इतना ही नहीं, मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। आपको बता दें कि वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट का प्रकरण पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को पंजीकृत कर दिया। हालांकि ये मारपीट का वीडियो बीते 26 नवंबर का है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के नानकमत्ता थाना क्षेत्र के दिउरी निवासी जहीर अहमद ने एसपी सिटी से मुलाकात की। उसने एसपी सिटी को सौंपा और तहरीर में कहा कि पिछले दिनों गांव के ही कुछ लोग उसे बुलाकर अपने घर ले गए, जहां उसे कमरे में बंद करके लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि एक अन्य व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है और एक वीडियो इनके द्वारा दिखाया गया है। तो उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको थाना नानकमत्ता भेजा गया और इस प्रकार के जो भी सोशल मीडिया पे जो भी घटनाएं इसमें प्रसारित होती हैं उसको संज्ञान लेके उसमें विधिक कार्रवाई की जाती है। पहाड़ पर गुलदार के साथ अब भालू का भी आतंक फैल गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के चुचेर गांव के एक बुजुर्ग को भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका चेहरा पूरी तरह से नोच दिया है। आपको बता दें कि भालू के हमले में बुजुर्ग की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। भालू के हमले के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से बुजुर्ग की हालत बेहद गंभीर हो चली है। स्वजन उन्हें जिला अस्पताल ला रहे हैं, वह मौत से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में एक माह में यह दूसरी घटना है जिससे दहशत फैल गई है और लोगों ने वन विभाग पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने गश्त करने और खूंखार जंगली जानवरों पर नियंत्रण करने की मांग की है। निसंदेह दुखद घटना है। इसमें उनको विभाग की तरफ से जो भी सहायता धनराशि होगी त्वरित सहायता के रूप में वो प्रदान की जाएगी और क्षेत्र में गश्त के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी विभाग से और भी इनकी मदद होगी। सर आज सुबह जो है ये 7-7:15 बजे करीब जंगल को जा रहे थे। नाम तो ये ठेली गधेरे, नाम भगत सिंह करूंगा वह इनका। तो ये जब जंगल को जा रहे थे सुबह 7:15 बजे करीब, उम्र इनकी 67-68 के करीब ऐसी होगी शायद।
तो सर ये जब वहाँ जंगल में जब पहुंचे वो ठेली वाले गदेरे में, तो वहाँ दो भालू जो है झपट पड़े सर इन पे। तो उन्होंने अटैक किया इनको। जब इनकी आवाज आई बचाओ बचाओ, जरा हल्ला हुआ वहाँ, तब ग्रामीणों को पता लगा सर उधर। उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर बाजपुर कोतवाली में सीज और लावारिस वाहनों की नीलामी कराई गई। कोतवाली में खड़े 31 वाहनों की नीलामी 5,26,000 रुपए में हुई। बता दें कि बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर सीज और लावारिस वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कराई गई। नीलामी प्रक्रिया के दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल प्रवीण सिंह और कोश्यारी समेत पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं 161 लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया। कोतवाली में नीलामी के दौरान 28 दोपहिया वाहन, 2 कार और 1 डंपर की नीलामी हुई। हाँ, थाना ये कोतवाली बाजपुर में जो हमारी बाइकें और डंपर और कार खड़ी थी, जिनको एसएसपी सर की अनुमति से जो कमेटी है, कमेटी की बैठक में कमेटी के द्वारा आज ये एक्शन की तिथि नियत की गई थी, जिसमें 28 बाइक, 1 डंपर, 2 कार, 1 कैटेगरी की, 1 कार अलग कैटेगरी की थी। तो लगभग 2,86,000 इसका आकलन जो हमारे एआरटीओ हैं उनके द्वारा किया गया था। और आज लगभग 5 लाख में पूरी बोली बोली गई। उधर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीनें और मैन पावर लगाते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। कहीं पर समस्या है तो उसको तत्काल संज्ञान में लाया जाए। इस मौके पर डीएम के साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान में जो प्रथम चरण के काम चल रहे हैं, तो सभी कार्य गतिमान हैं। तो उनके द्वारा उनका आज पीआईयू के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है। और कई जगह पर जहां पर कमी है या फिर मजदूरों की कमी है, तो उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय चरण में मंदिर के 75 मीटर के परिक्षेत्र में काम होना है, तो उस स्थल का निरीक्षण किया गया है। और जल्द से जल्द उसमें भी जो हमारा ध्वस्तीकरण होना है वो भी प्रारंभ होगा। उधर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि यह रैली गांधी पार्क से शुरू हुई, जिसने शहर के प्रमुख स्थानों में लोगों को जागरूक किया। और राज्य भर में एड्स के करीब 5,000 से अधिक मामले हैं। आपको बता दें कि विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत साल 1988 में हुई थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की थी। इस कारण से हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आज विश्व एड्स दिवस है और इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तराखंड में हम लोग सभी जितने भी हमारे एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में रहने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इसकी जन जागरूकता के लिए हर जिले स्तर पे और हर कस्बे स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी एड्स के जितने भी बीमार लोग उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। यह है कि प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो इक्वलाइज थीम है। उसका मतलब यही है कि जो HIV ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव अगर समाज में किया जाता है तो वो ना किया जाए। वो उसमें और जो आम जनमानस है उनमें कोई अंतर नहीं है। वो सिंपल एक वायरस उनके शरीर के अंदर है।
आज 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सभी साथियों ने एक रैली का आयोजन किया है। इसका जो संदेश है वो ये है कि आम जन में विश्व के एड्स दिवस के बारे में जागरूकता फैले, इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैले और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म करा जाए हमारे देश से। और सभी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको ये जागरूकता फैलाने का हमारा ये संदेश दे रहे हैं हम कि इस रैली के माध्यम से कि इस बीमारी को सब जाने और इसके टेस्ट करवाएं, इसके प्रिकॉशंस लें। नमस्ते, मेरा नाम कशिश रावत है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक डीएवी की छात्रा हूँ। हमने आज एड्स दिवस के माध्यम से ये जागरूकता फैलाई है कि इस बारे में खुलकर बोला जाए, इस बीमारी के बारे में प्रिकॉशंस ली जाए और इसका पूरी तरीके से उपचार किया जाए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गन्ना मूल्य अब तक निर्धारित न किए जाने पर प्रदेश भर में किसान काफी नाराज चल रहे हैं। किसान किस हद तक नाराज हैं, इसका अंदाजा 26 नवंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत से लगाया जा सकता है, जहां हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। आज विधानसभा पटल पर भी अब तक गन्ने के मूल्य तय नहीं किए जाने पर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, जिस पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस विषय पर कमेटी का गठन 17 अक्टूबर को ही हो चुका है, जो जल्द ही मूल्य तय करने के पश्चात रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि जिसको बाद जो है मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दे को जो है पारित करवाया सदन से और कैबिनेट ने उसे स्वीकृति दी और सदन से वो पारित हो रहा है और सही भी है। मुझे लगता है कि जो कन्वर्जन करवाया जा रहा है, जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा है वो गलत है और उसके हिसाब से जो पेनल्टी और जो प्रावधान रखे गए हैं। उधर हरिद्वार पुलिस लाइन में बने पुलिस मॉडल स्कूल में एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह की पहल पर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया और इस क्लास में बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए बी गार्ड कंपनी भगवानपुर की ओर से स्कूल को स्मार्ट क्लासेस के लिए स्मार्ट पैनल, टच स्क्रीन प्रोजेक्टर और फर्नीचर दिए गए। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन करने पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस मॉडल स्कूल में पहले स्मार्ट लैब बनाई गई थी, आज स्कूल में स्मार्ट क्लास की भी शुरुआत की जा रही है। इसके माध्यम से बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होने पर टीचर और छात्र भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्कूल की टीचर का कहना है कि स्मार्ट क्लास शुरू होने से बच्चों को इसका काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। पुलिस मॉडल स्कूल है, इसमें जो है पहले एक स्मार्ट लैब बनाई गई थी बी गार्ड कंपनी के सहयोग से, सीएसआर फंड से, और आज जो है क्लास 10th के लिए जो हमारा शुरू हुआ है ये स्मार्ट क्लास का। नेचुरली जो बच्चे जब स्मार्टली जब क्लास में रहते हैं, जब वो चीजों को विजुअली देखते हैं तो ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर होता है और ज्यादा चीजें वो अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआत जो चल रही है उसमें एक कदम हम आगे बढ़े और कोशिश रहेगी कि अभी और भी क्लासेस को हम स्मार्ट करें, जिससे कि बच्चों को अच्छे गुणवत्ता एजुकेशन मिले और आगे बढ़े। Today we have started a smart class here, and our Rekha ma'am has taken an initiative to make our student very much of their capacity can be enhanced by this smart class. So this would be definitely going to beneficial for our students. They can learn so much from this activity. Good morning, sir. My name is Ruchi Egi and I am from 10th class. And about today's opening of smart class, I want to say that the future generation is about the smart class, and this is the best way to explain everything, because we can understand anything with animation more. Without animation, it is suspicious for us. Therefore, I want to say that it is the best way to explain anything.
उधर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा जसपुर पहुंचे और जसपुर कोतवाली उपजिलाधिकारी कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही लंबित पड़े मुकदमों और तहसील में भूलेखों का संज्ञान लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोतवाली जसपुर का निरीक्षण किया गया, जहां SC ST के 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 मुकदमों में SC ST एक्ट होना नहीं पाया गया है और 2 मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई है। साथ ही लोगों को मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया गया है 1 हफ्ते के अंदर धनराशि उपलब्ध कराकर रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही उप जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें 143 के 23 केस लंबित हैं, जिनको लेकर बताया गया कि जो SC ST एक्ट के जमीन के मामले हैं उनकी जांच करने के बाद ही बिक्री की जा सकेगी और साथ ही दाखिल खारिज के साथ पूर्ण सावधानी बरतकर कार्रवाई की जाए। कोतवाली का निरीक्षण किया था, जहां पर जो है 4 मुकदमे पंजीकृत हैं SC ST में, जिसमें 2 केसों में SC ST होना नहीं पाया गया है। 2 केसों का चार्जशीट फाइनल करके भेजी गई है, न्यायालय में सबमिट की गई है। उसमें मैंने जो देखा कि तो एक रिकॉर्ड होता है जिस कंपनसेशन के अंतर्गत उनका सूची यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को अभी तक जो है मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको हमने तत्काल समाज कल्याण अधिकारी को वहीं से निर्देश किया है कि इन केसों में 1 हफ्ते के भीतर धनराशि उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएं। 24 मामले हैं सर। उधर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग के दोहनिया स्थित पुस्तकालय में ब्यूटिशियन कोर्स हेतु चल रहे प्रशिक्षण में उत्तरांचल उत्थान परिषद के संयोजक मनोज पाठक और केंद्रीय महामंत्री रामप्रकाश पेन्यूली ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रामप्रकाश पेन्यूली, जो कि पलायन आयोग के सदस्य भी हैं, उन्होंने क्षेत्र के नौजवानों और जनता और ब्यूटिशियन कोर्स का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को कहा कि स्वरोजगार और स्वावलंबन को व्यवहार में लाकर हम सब लोग मेरे गांव को मेरा तीर्थ मानते हुए साल में एक बार अपने गांव जरूर जाएं। वहीं पहाड़ पर हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको अपनी जड़ों से जोड़ते हुए कुछ न कुछ बाहर के विषय में चिंतन करना चाहिए। वहीं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने कहा कि उत्तरांचल उत्थान परिषद जिस तरह से पूरे देश में प्रवासी उत्तराखंडियों का सम्मेलन कर जागने का काम कर रहा है और साथ ही साथ वह प्रशंसनीय और वंदनीय है। अभी हाल ही में भोपाल में 5000 लोगों का प्रवासी उत्तराखंड योगा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्येक उत्तराखंडी ने यह संकल्प लिया कि हम सब साल में एक बार अपने गांव जाएंगे और मेरा गांव मेरा तीर्थ इस नारे को व्यवहार में लाते हुए सार्थक करने का प्रयास करेंगे। आज कोटाबाग में दोहनिया स्थित लाइब्रेरी में श्रीमान राम प्रकाश पेन्यूली जी, उत्तरांचल उत्थान परिषद के सम्मानित केंद्रीय महामंत्री, उनका आगमन हुआ और वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ब्यूटिशियन कोर्स के लिए हमारी बहनों से, वहां के छात्रों से, वहां के संभ्रांत नागरिकों से पलायन पर विशेष रूप से चर्चा हुई, क्योंकि राम प्रकाश पेन्यूली जी पलायन आयोग के सदस्य भी हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।